अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020। तो दोस्त इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पार्ट 3। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज लघु त्रि प्रश्नों को, और पेपर की दृष्टि से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण है सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। तो इस वीडियो को दोस्तों जब आप देख लीजिएगा तो पार्ट 1 में हम बहुविकल्पी क्वेश्चन की वीडियो बना रखे हैं, पार्ट 2 में दोस्तों आपके अति लघु त्रि प्रश्न है, और पार्ट 3 दोस्तों आज आप देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु त्रि प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि बच्चों के अधिकार या बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख आपको करना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दो बार पूछा गया है, 2016 और 2019 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने बालकों के अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला देखिए, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार होगा। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। बच्चों को नशीले द्रव्यों का प्रयोग करने से रोकना। जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। बाल बच्चों को संरक्षण प्राप्त करना, ठीक है ना, प्रदान करना। फिर बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आत्मिक दृष्टि से बचाना होगा। लैंगिक शोषण बचाना। फिर दोस्तों देखिए 12वां पॉइंट है कि सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना आपको करनी है। क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया है। देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है, गुड, इसके देखते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। चौथा, इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। पांचवा पॉइंट है कि घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किए गए। छठा बिंदु है कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया। सातवां बिंदु था कि शिक्षा प्राप्ति के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। आठवां है कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। नौवां है कि भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया गया। 10वां बिंदु की अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। 11वां है कि श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। अगला प्रश्न है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक तथा एकता को सुदृढ़ करना, शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2019 में यह प्रश्न भी आया था। तो नवीन शिक्षा नीति 1986 कुछ महत्वपूर्ण विशेषता एवं गुण निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है, शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को पहली बार इतना महत्व दिया है और शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के विविध पक्षों के सुदृढ़ीकरण और उन्हें देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का निश्चय दोहराया गया है। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना। देखिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक संरचना थी, अर्थात उसमें एक रूपता नहीं थी। तो नवीन शिक्षा नीति में 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा
संरचना की सिफारिश की गई, जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों आज की डेट में 5+ करके रूल आ गया, नया रूल आया, आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना। शिक्षा नीति में प्रथम बार एक निश्चित शैक्षिक स्तर तक एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया गया है, जिसमें एक बीज पाठ्यक्रम के साथ अन्य विषय भी होंगे जो लचीले होंगे। इससे पाठ्यक्रम जहां एक रूपता आएगी, वही राष्ट्रीय एकता तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का संवर्धन होगा। अगला पॉइंट, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल। अब दोस्तों अब तक शिक्षा में विषमताएं अधिक रही हैं। नवीन शिक्षा में विषमताओं को समाप्त करने और शैक्षिक अवसरों की समानता लाने का संकल्प दोहराया गया। केंद्र सरकार की भागीदारी। सन 1976 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र से राज्यों की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है अथवा उनके अधिकार छीन लिए गए। विशेषता यह है कि केंद्र सरकार पहले से अधिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने का प्रयत्न करेगी और उसकी भागीदारी पहले से कहीं अधिक होगी। छठा पॉइंट है दोस्तों, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन। यद्यपि शैक्षिक स्तरोन्नयन के लिए समय समय पर गठित आयोगों ने अपने सुझाव दिए थे, परंतु उन्हें पूरी तरह व्यवहार में नहीं लाया गया। नवीन शिक्षा नीति में शैक्षिक स्तरोन्नयन को क्रियान्वित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सातवां, व्यावसायिक शिक्षा। बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को महत्व को स्वीकार किया गया और उसे लागू करने पर जोर दिया गया। तो दोस्तों आठवां बिंदु है कि उच्च शिक्षा में सुधार तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता। नवीन शिक्षा नीति की यह विशेषता रही है कि उसमें उच्च शिक्षा को गिरावट से बचाने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों नवा पॉइंट देखते हैं, शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन। शिक्षा नीति 1986 की यह विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं को क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर टिप्पणी करना। 2019 का क्वेश्चन ये भी। बाल अधिकारों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। 2005 में शिक्षण एवं आकलन की विधाओं में परिवर्तन प्रस्तावित किए गए। इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर प्रदेश के हर हिस्से में विचार विमर्श एवं चिंतन किया गया था तथा विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों, शैक्षिक अधिकारियों और विभिन्न स्तरों पर मौजूद अन्य संबंधित ऐसे सुझाव लेने के लिए प्रदेश स्तर पर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। विचार मंथन की व्यापक श्रृंखला क्रम में प्रारंभिक शिक्षक की गुणवत्ता के विविध आयामों के संबंध में मौजूदा दृष्टिकोण की समीक्षा की गई, जिसके उपरांत प्रदेश के अपने पुनरीक्षित गुणवत्ता शिक्षा का विजन भी विकास किया गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन की संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारा पहला रहा कि जिला शिक्षा समितियां, दूसरा स्वैच्छिक संगठन, तीसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, चौथा है संपूर्ण साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम का संचालन। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय देना है। बालिका शिक्षा के अंतर्गत बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य आपको लिखना है। देखिए बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्नवत उद्देश्य है। विद्यालय का दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ सही नहीं दिख रहा, लेकिन इस परियोजना के अंतर्गत 300 तक की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालयों की वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों का खोलना शामिल किया जाएगा। दूसरा दोस्तों नामांकन, वर्ष 2000 तक 6 से लेकर 11 वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकन करना, उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। सतत शिक्षा, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय कार्य और दूसरा है अकादमिक व्यवस्था। देखिए प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। अकादमिक दोस्तों व्यवस्था में क्या है, देखिए प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र एनपीआरसी। दोस्तों देखिए इनका नाम दोस्तों आपको याद रखना है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि एनपीआरसी क्या होता है, ये दोस्तों आप बताएंगे इसका फुल फॉर्म ऐसे करके। अब दोस्तों इसकी स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों में किन्हीं 4
कार्यक्रमों का मतलब आपको संक्षिप्त में परिचय देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दोस्तों आपका आता है कार्यक्रम संपूर्ण साक्षरता अभियान। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं होता। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। अगला है दोस्तों आपका सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की निम्न विशेषताएं। पहला देखें, सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम। दूसरा, संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर। तीसरा, बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। अब तीसरा दोस्तों आता है आपका पॉइंट NPEGEL कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। चौथा था स्कूल चलो अभियान। जुलाई 1996 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर भी लगाए गए। ठीक है ना। तो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति भी दोस्तों मतलब उस समय भी स्कॉलरशिप दी गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे, संविधान सभा ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में क्या घोषणा की थी। देखिए, संविधान सभा जिसने देश के संविधान का विकास किया, निम्नांकित शब्दों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया। राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए मतलब जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। फिर देखिए, शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है या केंद्र सरकार का। शिक्षा संबंधी नीति एवं कानूनों बनाने का अधिकार किसे। देखिए, सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने मतलब शिक्षा को राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार नीति एवं कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्यों और कब लागू किया गया। देखिए दोस्तों, देश तथा समाज के लिए मतलब उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर से प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। परंतु अब संविधान के 86वें मतलब संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया। ठीक है, पहले अनुच्छेद सिर्फ 21 था, 21 था ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है, अब ये अनुच्छेद 21 और का आ गया, जोड़कर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 पारित हो गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संस्तुति है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 21A संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 29(2) में क्या प्राविधान है। देखिए, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 45 राज्य के संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, हमें जो पावर मिलती है ना, वो हमारे संविधान से मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा संविधान है। और जो हमें आज़ादी मिली है, जो भी आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो भी आप बोल रहे हैं, वो हमें उसकी पावर कौन देता है, संविधान।
बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों के लिए घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। ठीक है, और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तृत विवरण आपको लिखना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्वों को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड है। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। देखिए, सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय हो गए, केंद्रीय विद्यालय, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त होने का अधिकार होगा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। उसे ना तो विद्यालय से निकाला जाएगा, न ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरा नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। यदि किसी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत निर्गत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें देरी करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिस स्कूल में स्थानांतरण होना है वहां टीसी को देर से प्रस्तुत करने पर प्रवेश देने के लिए इनकार करने या देर से प्रवेश देना का अधिकार मतलब आधार नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अधिकार के अधिनियम में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को मतलब पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। अगला दोस्तों पॉइंट है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगी। कि पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करी जाएगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है विद्यालय भवन शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों में कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। फिर अगला पॉइंट आता है प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के आरंभिक देख रेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बना सकती है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा हेतु क्या क्या प्रयास किया है, इसको देखेंगे। तो देखिए, सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु उसके उपरांत उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई। इस हेतु 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता नगर में की गई। यह दोस्तों कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू, मुस्लिम एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था तथा अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा। देखिए, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ का मतलब भार बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि बाल शिक्षा अधिकार
अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है? देखिए, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए, कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए, बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसकी सहायता से कब हुई? ठीक है ना। देखिए, सन 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोष की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। फिर हमारा अगला प्रश्न रहा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे तथा इसकी नियुक्ति कब हुई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस कारण इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिंक के पास भेजा था। इसी परामर्श को मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, प्राच्य विवाद का अंत किस प्रकार हुआ? देखिए, ऑकलैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रति वर्ष 31,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस घोषणा में प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया। फलस्वरूप लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य के विषय में क्या कहा है? देखिए, मैकाले ने अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया और कहा कि अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हंटर कमीशन की कब और किसने नियुक्ति की थी? देखिए, लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जन साधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन की नियुक्ति की। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, दादा भाई नेरोजी ने मैकाले के विषय में क्या लिखा है? तो दादा भाई नेरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारतापूर्वक लेना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है कि क्या मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि मैकाले का विवरण पत्र से क्या लाभ हुआ? देखिए, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। मैकाले का विवरण पत्र से क्या बुरा परिणाम हुआ, इसको भी देखेंगे। मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयत्न किया। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके और अपनी संस्कृति को भुला बैठे। फिर मैकाले के विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं के विषय में क्या कहा गया? देखिए, विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थी जो विकसित और समृद्ध थी, लेकिन मैकाले को सभी भारतीय भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम होती थी। यह उसकी भूल थी। मैकाले के इस आरोप के कारण मतलब भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया और अंग्रेजी भी जन साधारण की भाषा न बन सकी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, मैकाले के रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों में अंग्रेजी को ऐसा विवरण पत्र में क्यों समझा गया? देखिए, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात को से मतलब यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा या बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, शिक्षा में फ्रांसिस वार्डन ने निस्संदेह सिद्धांत के विषय में क्या कहा, इसको देखिए। बंबई के गवर्नर काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने 1823 में इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए विचार व्यक्त किया, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा मतलब ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम तथा निरापद होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्थर
पेहू ने अपनी पुस्तक निस्यंदन के सिद्धांत के विषय में क्या लिखा है? देखिए, जन समूह में शिक्षा को ऊपर से नीचे, ठीक है, को छन छन कर पहुंचना है। बूंद बूंद कर भारतीय जीवन के हिमालय से उपयोगी शिक्षा नीचे की ओर बहती हुई कुछ समय में चौड़ी तथा विशाल धारा में बदलकर शुष्क मैदानों में सिंचाई करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम। लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन सिद्धांत में किस प्रकार की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया है? इसको देखें। लॉर्ड ऑकलैंड निस्यंदन सिद्धांत का समर्थक था। उसने अपने इस विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करते हुए घोषणा की कि सरकार का प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रसार तक सीमित रहने चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है तथा जिनकी संस्कृति छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर आता है कि घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर हेतु क्या सुझाव दिए गए? शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। घोषणा पत्र में छनाई का सिद्धांत के विषय में क्या कहा? देखिए, घोषणा पत्र में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। श्री जेम्स ने वुड के घोषणा पत्र के विषय में क्या कहा है? श्री जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि वुड के घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने क्या कहा? इस घोषणा पत्र की प्रशंसा में श्री बसु ने कहा, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन, वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या था? देखिए, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देना कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया। लोग नौकरी पाने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने लग गए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? डीएलएड क्यों कर रहे हैं? कि आगे चलकर आप सरकारी टीचर बन सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि वुड के घोषणा पत्र का अन्य प्रमुख दोष क्या था? देखिए, व्यावसायिक शिक्षा नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों में व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वाभिभक्त बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ न पहुंच सका। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? देखिए, वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। वुड घोषणा पत्र में भारतीयों की शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए थे? आइए इसको देखते हैं। इसके 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला ये कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक मतलब उन्नति करना, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि करना, भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, भारतीयों को अपने समृद्धशाली बनाने में सहायता देना। अगला क्वेश्चन आता है कि वुड के घोषणा पत्र में किस महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई है? वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई है और शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही घोषित किया गया। इससे शिक्षित भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का लोप होने लगा और उनका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा न उठ सका। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? श्री आरपी परांजपे ने वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या बताया है? देखिए, वुड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष जिसकी ओर आरपी परांजपे ने अपनी पुस्तक प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन में संकेत किया है कि यह था कि वुड के घोषणा पत्र के नेतृत्व के गुण का विकास अथवा भारत में औद्योगिक विकास अथवा नागरिकता के गुणों का विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या, इसको देखते हैं। वुड के घोषणा पत्र के संबंध में आलोचकों का विचार आपको बताना है। वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियों उसके संबंधों में आलोचकों के विचारों से पता चलता है कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। यही घोषणा पत्र जिसने भारतीय शिक्षा का मार्ग प्रदर्शित किया, उसकी बहुरूपता को नष्ट कर उसमें एक रूपता लाने की चेष्टा की। फिर अगला क्वेश्चन, वुड के घोषणा पत्र की प्रेरणा से क्या लाभ हुआ? वुड के घोषणा पत्र की प्रेरणा से कलकत्ता, बंबई और मद्रास जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व कार्य किए। सहायता अनुदान प्रणाली से विद्यालय शिक्षा प्रगति हुई। शिक्षा विभागों की स्थापना से शिक्षा पर उचित नियंत्रण लग गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नूरुल्लाह नायक ने वुड के घोषणा पत्र के संबंध में क्या कहा है? इसको देखते हैं। देखिए, हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें से मतलब कुछ इतिहासकारों ने वुड के घोषणा पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा है, कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न आता है कि हंटर आयोग पहला आयोग था जिसने शिक्षा के समस्त स्रोतों पर प्रकाश डाला। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे? देखिए, प्राथमिक शिक्षा था, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान प्रणाली, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजनों और पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आदिवासियों और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, देसी पाठशाला। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हंटर कमीशन में विशेष रूप से क्या निर्देश था? इसको देखेंगे।
हंटर कमीशन को विशेष रूप से इस बात की जांच करने का निर्देश दिया गया था कि क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। देश में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान में क्या स्थिति है और उसके विकास के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या स्वीकार किया। हंटर कमीशन ने स्वीकार किया कि अब वह समय आ चुका है कि जब जनसाधारण हेतु प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती है, इसलिए पहले की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ध्यान केंद्रीभूत होना चाहिए। फिर हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषता क्या थी। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। हंटर कमीशन में भारतीय शिक्षा के साथ क्या उपकार किया देखिए। ईसाई मिशनरियों ने को मतलब भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाती। हंटर कमीशन की प्रमुख कमी क्या थी। आयोग की सिफारिशों में मौलिकता की कमी थी। उसने अधिकतर वुड के घोषणा पत्र के सुझावों को ही दोहराया। हंटर कमीशन का प्रमुख दोष क्या था। हंटर कमीशन ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए पृथक से सिफारिश की, इससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार महाविद्यालयों के लिए नियम किस प्रकार के हो गए। विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता चाहने वाले महाविद्यालयों के लिए नियम कठोर बना दिए गए। सिंडिकेट को अधिकार दिया गया कि मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का निरीक्षण कर उसका स्तर ऊंचा उठाएं। फिर अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने से क्या प्रभाव पड़ा। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने से विश्वविद्यालयों का संचालन पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से मतलब होने लगा। सीनेट के सदस्यों से अधिक मतलब कर्तव्यनिष्ठ होने लगे। विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था हो गई। उच्च शिक्षा का भी स्तर यहाँ से ऊंचा हुआ। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण किस प्रकार किया गया। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा अब केवल उन विद्यालयों को मान्यता दी जा सकती थी जिनकी स्थापना उस स्थान पर हो जहां उसकी मांग हो, जिनकी प्रबंध समिति की आर्थिक दशा ठीक हो और भली भांति गठित हो, जिनमें शिक्षक सच्चे चरित्र तथा अध्यापन कार्य में रुचि लेने वाले हो, जिनमें छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन, शिक्षा आदि के लिए समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई थी। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी के नाम पर इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता था। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला। राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिए गए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था। देखिए, कोठारी आयोग की स्थापना का एक विस्तृत उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधारों तथा परिवर्तनों हेतु सिफारिश करना था जिससे शिक्षा प्रणाली देश के परिवर्तित हुई आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी सिद्ध हो सके। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 प्रमुख कारण, पहला देखिए, समुचित शिक्षा प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया जाए और सुधार के सुझाव दें। दूसरा, शिक्षा प्रणाली को देश के सर्वोत्मुखी विकास के योग्य बनाना, जिससे वह उत्पादन, वितरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सही भूमिका निभा सके। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। इसको देखते हैं। पंचमुखी कार्यक्रम, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक तथा एकता को सुदृढ़ करना, शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को विकसित करना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आता है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा आयोग के राष्ट्रीय उद्देश्य कौन कौन से बताएं। देखिए, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण करना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोठारी आयोग ने निम्न प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में किन विषयों का समावेश करने का सुझाव दिया। एक भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, गणित, वातावरण का अध्ययन, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य, अनुभव तथा समाज संख्या, सृजनात्मक क्रियाएं तथा स्वास्थ्य शिक्षा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि कोठारी आयोग ने परीक्षा में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिया। देखिए, लिखित परीक्षाओं में सुधार लाने के लिए ऐसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो परीक्षाओं के ज्ञान एवं विज्ञान को प्रयोग करने की शक्ति तथा उनकी अभिवृत्ति का वस्तुनिष्ठ परीक्षण कर सके।
अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए क्या सुझाव दिया है? देखिए, परीक्षार्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज की जाए, क्योंकि केवल लिखित परीक्षाओं से व्यक्तिगत के गुणों का मापन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आता है कि कोठारी आयोग ने मूल्यांकन के विषय में क्या कहा है? देखिए, मूल्यांकन विषय का अभिन्न अंग है। इसका शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है। अतः मूल्यांकन की विधियां मतलब वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय, व्यवहारिक होनी चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य छात्रों की मूलभूत कुशलताओं में सुधार करना और उनमें अच्छी आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर जिले के शिक्षा अधिकारियों द्वारा छात्रों की बाह्य परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के केंद्रीय बिंदु क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय के पोषक, ठीक है, राष्ट्रीयता का पोषक, और हमारी सांस्कृतिक विरासत, नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक प्रगति में बाधक तत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सीमित परिवार की संकल्पना, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता। ठीक है, ये सब चीजें। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता में कि क्यों अनुभव की गई, मतलब क्या आवश्यकता थी इसकी, मतलब तो इसका उत्तर देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता वर्ष 1985 से पहले से ही मतलब अनुभव की जाती रही है। 1985 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की गई उसका आधार 1968 की शिक्षा नीति को बनाया गया। यह निश्चित किया गया कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की जाए और जिन महत्वपूर्ण घटकों को उस समय छोड़ दिया गया है अथवा जिनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है उन्हें इस शिक्षा नीति में पुनः शामिल किया जाए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या कहा गया? देखिए, महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। स्त्री निरक्षरता तथा प्रारंभिक शिक्षा महिलाओं की पहुंच के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कार्य को द्रुतगामी प्राथमिकता दी जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों के लिए क्या सुझाव दिए गए? अनुसूचित जातियों के अन्य जातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की खोलने की मतलब स्कूल खोलने की आवश्यकता थी। ठीक है, प्राथमिकता देने, पाठ्यक्रम तथा जनजाति भाषाओं में अनुदेशन सामग्री विकसित करने, आवासीय स्कूल खोलना, प्रोत्साहन योजनाएं बनाने जैसे उपायों को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर क्या सुझाव दिया गया? देखिए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अपंगों के लिए जिला मुख्यालयों में विशेष स्कूल खोले जाएंगे। उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा जिससे अध्यापक अपंग छात्रों की समस्या से निपट सके। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा संरचना के विषय में शिक्षा नीति में क्या कहा गया? देखिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक संरचना थी, अर्थात उसमें एक रूपता नहीं थी। नवीन शिक्षा नीति में 10+2+3 की एक राष्ट्रव्यापी, ठीक है, शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न आता है कि व्यावसायिक शिक्षा के विषय में शिक्षा नीति में क्या विचार प्रकट किए? देखिए, बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकारा गया और उसे लागू करने पर जोर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षा नीति 1986 की यह विशेषता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति और समय समय पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जांच करने के लिए मध्यावधि मूल्यांकन भी होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राममूर्ति शिक्षा समिति की रिपोर्ट में शिक्षा की असफलता क्यों बताया गया है? शिक्षा की असफलता का एक आधारभूत कारण यह रहा है कि यद्यपि हम मौलिक विरोध करते रहे हैं फिर भी हमारी शिक्षा पर वे मान्यताएं, लक्ष्य एवं मूल्य लागू होते हैं जो ब्रिटिश राज में थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की असफलता का दूसरा कारण क्या है? देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा सदैव विशिष्ट विशेषज्ञों की पहल एवं निर्णय पर निर्भर रही। इसका नियंत्रण और मार्गदर्शन वे लोग करते रहे हैं जो जनसाधारण में से मतलब अलग थलग होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बारे में क्या जानते हैं? सन 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक विकास के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। इस नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय संरचना को अपनाने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता, ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्थापना आदि पर विशेष जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति में यह भी कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत विभिन्न संकल्पों की समीक्षा की जाएगी। अतः इसी क्रम में 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और उसमें कतिपय संशोधन किए गए जिस कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा गया।
अगला प्रश्न आता हमारा कि संशोधित कार्यान्वयन कुल कितने खंडों में बांटा गया था और इसके मुख्य खंड कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए 1992 दोस्तों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संकल्पनों का संशोधन करके मतलब कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 तैयार किया गया। इस संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को निम्नांकित 23 खंडों में बांटा गया है। मुख्य खंडों के नाम निम्नवत हैं। नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ों वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा एवं शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा व उच्च शिक्षा, अध्यापक व प्रशिक्षण आदि। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कब की गई। सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और आवश्यकता अनुसार संशोधन किए गए एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि 1992 की शिक्षा नीति से भविष्य में क्या आशाएं थी, इसको देखते हैं। नवीन शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एक रूपता लाने का प्रयत्न किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, अवसरों की समानता, शैक्षिक गुणवत्ता की तुलनीयता, केंद्र का अधिक उत्तरदायित्व, भारतीय शिक्षा सेवा जैसे प्रावधान इस दिशा में मील के पत्थर सिद्ध हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन आता है शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक पर कौन सी समिति के विचार ने विचार किया तथा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1992 में स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। समिति के अध्यक्ष के नाम पर इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक शीर्षक दिया गया। इसमें अनेक महत्वपूर्ण संशोधन भी की गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया। देखिए संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें दोस्तों इसको बदल दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा 5+3 करके दिया गया है। चलिए इसको छोड़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं और इसे सभी राज्य अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा 2005 में कुल कितने अध्याय हैं। देखिए प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य, द्वितीय अध्याय सीखना और ज्ञान, तृतीय अध्याय पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूलों की अवस्थाएं और आकलन, चतुर्थ अध्याय दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पंचम अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। फिर अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं देखते हैं। पहला दोस्तों ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन में से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जी हाँ दोस्तों, रटना सबको आता है ना। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना की जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। ठीक है ना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय में बच्चों के ह्रास एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य थे। शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों के अनाकर्षण ठीक है वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवनों, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है। ऑपरेशन से तात्पर्य यह है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को शीघ्र पूरा करना। ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में आवश्यक उपकरणों का प्रतीक है। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मूल्यांकन कब किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987-88 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में इस योजना का क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके संशोधन किए गए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में क्या कहा गया। नवीन शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा द्वारा समानता लाने पर विशेष बल दिया गया। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को भी सामान्य जातियों के समान लाने का प्रयास पर विशेष बल दिया गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न स्रोत एवं तरीकों को व्यवहार में लाने पर बल दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा। देखिए
केंद्र एवं राज्य सरकारें प्रौढ़ शिक्षा एवं सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दें। प्रत्येक स्तर पर वित्तीय, प्रशासनिक एवं राजनीतिक सहयोग को सुनिश्चित किया जाए। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के स्तरों को सुधारा जाए तथा अनौपचारिक शिक्षा के प्रबंध तंत्र को अधिक मजबूत किया जाए। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि परीक्षा में स्तर के संबंध में समिति का क्या विचार है। देखिए, दोनों केंद्र एवं राज्य सरकारें परीक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ठोस कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाएं। माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की सुविधाओं को प्रदान किया जाए तथा प्रचार प्रसार भी किया जाए। परीक्षा सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम व नेटवर्क तैयार करने की बहुत ही आवश्यकता है। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि नर्सरी, ठीक है, शिक्षकों की व्यवस्था क्या है। देखिए, नर्सरी शिक्षक तथा अभिभावक छोटे बच्चों को बाह्य औपचारिक अध्ययन तथा पाठ्य पुस्तकों का बोझ डालने के लिए स्वयं को बाह्य महसूस करते हैं। बाध्यता है कि यह भावना इस भ्रांति से उत्पन्न हुई है कि यदि किसी बच्चे का शैक्षिक प्रशिक्षण कम आयु से शुरू नहीं किया जाएगा तो वह बाद के वर्षों में तीव्र गति के शिक्षण व प्रतियोगी भावना का सामना नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको जरा देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा के क्या दृष्टिकोण है, इसको बताना है। देखिए, शिक्षा का ज्ञान स्रोत ही नहीं वरन एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में शिक्षक का बच्चे के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया। देखिए, प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता, प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता, बच्चे के अनुसार शिक्षण गतिविधियां आयोजन में दक्षता, जिनसे सभी बच्चों को सीखने के अवसर, ठीक है ना, उपलब्ध हो, बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। तो ठीक है दोस्तों, इस लास्ट लाइन को याद रखिएगा कि बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा कि यशपाल समिति का गठन कब और क्यों किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन 1992 में किया गया। प्रोफेसर यशपाल इस समिति के अध्यक्ष थे। यशपाल समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें स्कूल छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके को सुझाए गए थे। अब मैकाले के विवरण पत्र की क्या विशेषता थी। देखिए, मैकाले का विवरण पत्र 1835 ने पाश्चात्य शिक्षा का सूत्रपात किया। मैकाले शिक्षा भारत में मतलब ऐसे लोगों को निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो परंतु वेशभूषा, बातचीत, चिंतन तथा विचारों में अंग्रेज हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वुड के आदेश पत्र में क्या लिखा था। वुड का आदेश पत्र 1854 ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव व सिफारिशें दी। आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय करेगा, प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करना तथा मेधावी और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना आदि है। आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। हंटर आयोग ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया। देखिए, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसके प्रत्येक अंग जैसे नीति, संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पाठ्य वस्तु विषय मतलब अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद किस प्रकार उत्पन्न हुआ था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए शिक्षा के प्रति ध्यान देना शुरू किया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा संबंधी जो संस्तुतियां दी, उससे भारत के प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को नई दिशा में मोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने क्या लक्ष्य थे। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने राष्ट्रीय विकास के नए युग में प्रवेश किया। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं निर्धनता को दूर करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना एवं उद्योगों का विकास करना, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास और 14 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोठारी आयोग शिक्षा को परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कहा गया कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को शिक्षा सुलभ हो। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10+2+3 की शिक्षा संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब नियम चेंज हो रहा है, आपको पता नहीं शिक्षा नीति से 5+ करके आ रहा है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा कब हुई। देखिए, 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और उसमें संशोधन किए गए, जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 कहा गया। अगला प्रश्न है कि यशपाल समिति ने क्या सुझाव दिए।
जसपाल समिति 1992-93 में अपनी रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा बिना बोझ के प्रस्तुत की, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए, जैसे पाठ्यक्रम को स्कूल की संपत्ति समझा जाए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कोई गृह कार्य न दिया जाए तथा पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। इस प्रकार यशपाल समिति ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि दी। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्ति करने की जन्मजात क्षमता होती है। अधिकांश बच्चों में भाषा की उक्त दक्षताएं पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना विद्यालय में आने से पहले भी होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है। देखिए, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझे, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या के समाधान की अनेक युक्तियों अर्थात सामान्यीकरण, परिणाम, परिमापन और सादृश्यता, स्थिति विश्लेषण, समस्या को सरल रूप में बदलना, अनुमान लगाना व उसकी पुष्टि करना आदि के लिए पद्धति मुहैया कराते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसको बताना है। तो देखिए, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियां के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषता आपको बतानी है। देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि कराना इसका उद्देश्य नहीं होता। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणाममुखी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता आपको बताना। पहली क्या है, सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम, संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर, बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, NPEGIL कार्यक्रम क्या है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान का परिचय आपको देना। जुलाई 1996 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब से प्रारंभ हुआ है। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में केंद्रीय शासन की नई शिक्षा योजना है जो जुलाई 2004 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए 750 आवासीय विद्यालय भोजन व्यवस्था सहित 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित किए जाएंगे। फिर पोषाहार वितरण योजना क्या है। देखिए, शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु एवं समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संचालित की गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। फिर प्राथमिक शिक्षा में सर्व सुलभता से क्या आशय होता है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा की सर्व सुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के करीब होना, ताकि बच्चे अकेले विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके और प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या तात्पर्य है। प्राथमिक विद्यालयों में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका का अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी नामांकन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, सर्वव्यापी नामांकन की समस्या क्यों उत्पन्न हुई। एक सर्वेक्षण के अनुसार 50% विद्यार्थी कक्षा 5 तक का अध्ययन पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय त्याग देते हैं। कक्षा 5 के पश्चात जो विद्यार्थी आगे अध्ययन करते हैं उनमें से कक्षा 8 तक पहुंचते और 50% विद्यालय त्याग देते हैं। अर्थात कक्षा 1 से अध्ययन प्रारंभ करने के पश्चात कक्षा 8 उत्तीर्ण करने तक केवल 25% विद्यार्थी ही बच पाते हैं। सिर्फ 75% बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का आपको उल्लेख करना है। देखिए दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो पेपर में आपके पूछे जा चुके हैं, उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो बालकों के अधिकार संबंधी बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है।
प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा एवं नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार है। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। यदि माता पिता अथवा उनके रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे बनाकर पेपर में लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और बता दें आपको, भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। उत्तर प्रदेश में नेबरहुड स्कूलों की परिकल्पना साकार करने के लिए, ठीक है ना, बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे। इसके लिए भूखंड तय करने होंगे। वर्तमान स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके मतलब शिक्षा को गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार लाने होंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित हमें करना होगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4596 नए प्राथमिक स्कूल, 2349 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास हमें करना पड़ेगा, जिसका मतलब अनुमानित खर्च लगभग 3800 करोड़ रुपए है। इस महत्वाकांक्षा कानून को अमली जामा पहनाने के लिए 3.35 लाख नए प्राथमिक शिक्षकों की तैनाती करनी होगी। वहां पर दोस्तों उच्च प्राथमिक स्कूलों में 67,000 नए नियमित शिक्षक और 44,000 अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्ति करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, आप इसको बढ़िया बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बात और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग प्राथमिक स्कूल दोस्तों हैं 1,05,505, उच्च प्राथमिक स्कूल 42,748, प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक हैं 2 लाख से अधिक दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षक 1 लाख से अधिक हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत कितनी है? 1,83,000। देखिए दोस्तों ये सब समय समय पर बदलता रहता है, ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें कि प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगभग 3.35 लाख शिक्षक मौजूदा समय में होना चाहिए। राज्य में शिक्षकों को रखने की योग्यता बीटीसी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट है, लेकिन दोस्तों अब इसमें बीएड भी आ चुका है आपको जैसा कि पता है। तो ये सब चीजें दोस्तों हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मिशनरी स्कूलों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। देखिए पहला है कि कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था, उसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। ठीक है, फिर अगला है कि बालकों को पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। बालकों को योग्यता के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में विभाजित किया जाता था। तो ये सब दोस्त ऐसे बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। एक बात और है कि रविवार को विद्यालयों में अवकाश भी रहता था, जैसे कि अब भी रहता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है इसको देखेंगे। देखिए सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 20 वर्षों मतलब 1813 से 1833 तक चलता रहा। यह विवाद निम्नलिखित विषयों पर था। विवाद का विषय देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए, प्राच्य शिक्षावादी, पाश्चात्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि भारतीय शिक्षा में मैकाले का योगदान का आपको उल्लेख करना है। तो चलिए योगदान को हम देखते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को मतलब भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। दूसरे विद्वान के अनुसार मैकाले को भारत में दास्तां, ठीक है, की जंजीर में जकड़ने के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है। देखिए दादा भाई नेरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। चलिए दोस्तों सीधे हम पॉइंट्स पर आते हैं। कौन कौन से हैं? मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा पॉइंट देखिए, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला बिंदु था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की
भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की थी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी भी नहीं छिड़ता। ठीक है दोस्तों, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और चीज है कि मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थी, उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले को भी की कटु आलोचना भी की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वुड के घोषणा पत्र के आपको दोष लिखने हैं। भारतीय लोगों को इस उद्देश्य के शिक्षा देने से कि मतलब ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया, लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लग गए। भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन आपको करना है। चलिए सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट, विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन तथा उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति हुई, मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास, कृषि प्रधान देश के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। ठीक है, इतना लिख देंगे, बहुत है। अगला क्वेश्चन की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषता आपको बतानी है। पहला बिंदु देखिए, विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं शिक्षा सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुझाव का उल्लेख किया गया। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख भी किया गया और प्रत्येक मद की मतलब गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित कर दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी का प्रारंभ हुआ और इसके किन्हीं दो उद्देश्यों का आपको विस्तार करना है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी का कार्यक्रम संपूर्ण देश में 1993-94 से प्रारंभ हुआ है। इसके उद्देश्य अग्र प्रकार के हैं। एनसीईआरटी सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की मतलब दक्षता का विकास करना। तीसरा, अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए थे। अब 2016 का क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, इसका आंसर, सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। देखिए, इसका पहला पॉइंट क्या है, कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा, न ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 रुपये और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 रुपये का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल या पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। दूसरा बिंदु क्या दोस्तों, बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले। फिर किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो सके। 2016 का क्वेश्चन, विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भावना उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण भी हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सार्वभौमिकरण हेतु हंटर कमीशन की सिफारिशों का आपको उल्लेख करना है। देखिए, सीधे चलिए दोस्तों हम आ जाते हैं कि कौन कौन से सुझाव थे। देखिए, पहला दोस्तों बिंदु था कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। भारत की जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्ण रूप से अपने ऊपर ले लेना चाहिए। जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, प्रसार और सुधार सरकार का ही उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन
प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं, नगर महापालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया जाए। इस प्रकार सरकार प्राथमिक शिक्षा के संगठन तथा प्रशासन के भार से मुक्त हो जाएगी। फिर दोस्तों हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया। अब इसको देखते हैं। शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना, शिक्षा के सर्वोन्मुखी और सर्वांगीण सुधार पर विचार करना, ठीक है, संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार, पूर्व नियुक्ति दोनों आयोगों के सुझावों एवं उन पर हुई कार्रवाई का परीक्षण, शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखते हुए उनमें नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे। देखिए, इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। एसओपीटी कार्यक्रम संचालित करने के कारण आपको बताने। देखिए, पहला दोस्तों आता है आपका NCERT 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रीय शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। अब आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम से क्या लाभ है। देखिए, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ होता है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। प्रारंभ इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह में से 2 माह के अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए दोस्तों इस कार्यक्रम में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। इस कार्यक्रम को विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम अथवा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य आपको लिखना है। पहला उद्देश्य देखिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके तथा समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। देखिए, नवी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997-2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी गठित परिस्थितियों से निकालकर हेतु ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ठीक है ना, NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए। पहला देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वय वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश कराया जाएगा तथा 9 से लेकर 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा देखिए, उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा जिसके द्वारा गरीब माता पिता तथा उनके श्रमिक बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। चौथा बिंदु, कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। अगला प्रश्न हमारा आता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा आपको स्पष्ट करना है। यह प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है, आपको यह भी बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है। यह तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो उसका अभिप्राय भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला देखिए न्यूनतम। न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है।
अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिसमें वो स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। फिर तीसरा आता है स्तर, स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। उपरोक्त देखिए तीनों शब्दों की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर क्या है। न्यूनतम अधिगम स्तर की शिक्षा की मतलब गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है। अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे, इसको आपको बताना है। देखिए पहला पॉइंट है कि हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत ही कम सीखते या समझते हैं। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते के औसतन भार 4 किलोग्राम के लगभग है। हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर मतलब विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। चौथा बिंदु देखिए बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्गों के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए एक दुर्लभ वस्तु हो गया है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस समय कोरोना चल रहा है तो छुट्टी तो काफी मिल गई है। और पांचवा बिंदु देखिए बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज प्रकृति या क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का भी समय नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा आपको करनी है। गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर तक पहुंचाना है और साथ ही मानव के हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन भी कराना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार से एक नई दिशा प्रदान की। देखिए मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निश्चय स्पंदन सिद्धांत क्या है। देखिए भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनता को शिक्षित किया जाए अथवा किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित मतलब किया जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम ध्यान व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच दुभाषीय का कार्य कर सके। 1837 में उसने लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंश मतलब वितरित कर सके जो हमने उसे दी है। फिर देखिए कि इसीलिए मतलब वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों का मतलब शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत अथवा निम्नवत छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव आपको बताने हैं। देखिए दोस्तों पहला सुझाव ये था आपका कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व। दूसरा, शिक्षा के गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या बताइए। पहला पॉइंट है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय, आपको इसको स्पष्ट करना है। देखिए लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना आपको करना है। पहला देखिए, शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं वरन एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक है। दूसरा, निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता होती है। तीसरा,
शिक्षक कक्षा में शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराने में निरंतर सहायक हो तथा सतत अवलोकन व परीक्षण की प्रक्रिया भी गतिमान रहे। चौथा बिंदु है दोस्तों, प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता हो। पांचवा, प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता। भाषा एवं गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण? देखिए, बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्ति करने की जन्मजात क्षमता होती है। अधिकांश बच्चों में भाषा की उक्त दक्षता जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना विद्यालय में आने से पहले ही रहती है। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा हो? देखिए, सभी बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं अंतर्निहित क्षमता होती है। सीखने एवं अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। बच्चे अपने आप अनुभव द्वारा स्वयं करके या स्वयं बनाकर, प्रयोग करके या पढ़कर सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बोला कि पेपर में कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप बनाकर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आपको उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, अगर दोस्तों आपने उसको मिलता जुलता आंसर बढ़िया से बना दिया तो पूरे नंबर आपके। फिर देखिए अगला पॉइंट दोस्तों आता है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। फिर हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्रथम शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे? ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में पूछा गया था। ठीक, तो इसका आंसर दोस्तों देखा जाए, देखिए पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि भी शिक्षा दी जाए। कृषि की भी मतलब अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाए। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या? देखिए, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा धारा 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखिए, पहला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक, अनुसंधान एवं नवाचारों की कमी इत्यादि। अगला क्वेश्चन आता है चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है? देखिए, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। उसकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उसने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। भारत में विद्यालय की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार करना, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का आपको वर्णन करना है। देखिए दोस्तों कौन कौन सी सामग्री है, इसको देखिए बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB, ठीक है ना, मुद्रित सामग्री और गैर मुद्रित सामग्री। अब बारी आती है दोस्तों पहले हमारी मुद्रित सामग्री की। देखिए, अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, बोधात्मक पैकेज खंड 1, क्रियाशील पैकेज खंड 2। गैर मुद्रित सामग्री में जैसे दोस्तों ब्लॉक, पहेलियां, खेल खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियां, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, गणित किट, पुस्तकें, कक्षा का सामान, कुर्सी में चटाइयां, बॉक्स, ब्लैक बोर्ड आदि। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या, देखिए प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का आपको वर्णन करना है। देखिए पहला दोस्तों कार्य देखिए, विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाली जनता को बाल अधिकारों की सामान्य व रचनात्मक तरीकों की जानकारी देना। समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के लिए विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, बालक के बारे में जानकारी देना। तीसरा है कि विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना। गठन दोस्तों देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रधानाचार्य एवं अन्य सदस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। मिशनरियों के मतलब शैक्षिक प्रयास को अब हम यहाँ देखेंगे। ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा का सहारा लिया। इसके लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को मतलब आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अनेक प्राथमिक विद्यालय खोले, ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश में दोस्तों मद्रास, मुंबई तथा बंगाल में अनेक स्कूलों की स्थापना की गई, ठीक है ना। मतलब आपके जो ये ब्रिटिश मिशनरी थे उन्होंने यहाँ स्कूल खोला।
उसके बाद देखिए, मिस नरियो ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। इसी प्रकार एक फ्री स्कूल सन 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा खोला गया। इन विद्यालयों में यूरोपियन अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं क्या थी देखिए, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। बालकों को पुस्तकें तथा खेल लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 09 की प्रमुख बातों का वर्णन आपको करना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE कानून सन 2009 का पारित होना भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वर्तमान समय में दोस्तों भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे लगभग 90 लाख बालक हैं जो विद्यालय नहीं जाते। यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़कर संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालक का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित कर दिया गया। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट की मुख्य बातों का आपको वर्णन करना है। देखिए, NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना था। 1990 में पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत मतलब उपलब्ध कराई गई सामग्री को समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा देखिए, पहला क्या दोस्तों, विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख है। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्यों का मतलब आपको उल्लेख करना है। चलिए डाइट के कार्य देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत से छात्र हो सकते हैं जो डाइट में पढ़ते हो, तो कार्य भी देखते हैं डाइट के क्या है। सेवा पूरे शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों मतलब संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, 7वां स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री विकास परीक्षण मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना। 8वां बिंदु है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए आज आपने ढेर सारे क्वेश्चन देखे हैं। एक बार इस वीडियो को, एक बार नहीं कम से कम दोस्तों 3 से 5 बार इस वीडियो को देखिएगा बार बार। होता क्या है कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। अगर 3-4 बार आप देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चला जाएगा, उसके बाद आप पेपर में इसको आसानी से लिख सकते हैं। एक बात और है दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना है। पार्ट 1 में बहुविकल्पीय, पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय। आज लघु उत्तरीय आपने देख लिया। पेपर का पैटर्न भी दोस्त यही होता है, पहले आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।